नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। सूक्ष्म मित्र एवं शत्रु, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक ले रहे हैं वो है खाद्य परिरक्षण। देखिए, हम आपका जो एक पूरा चैप्टर बनाया है, बड़ा अच्छी तरीके से बनाया है, क्योंकि हमने इससे पहले जो बात करी थी वो हमने फूड पॉइजनिंग की बात करी थी कि कैसे जो खाद्य पदार्थ है वो विषाक्त हो सकता है सूक्ष्म जीवों के कारण। तो अब बात आती है कि खाद्य पदार्थ को हम कैसे एक सुरक्षा प्रदान करें, उसका कैसे परिरक्षण करें कि उसमें सूक्ष्मजीव डेवलप नहीं हो पाए। क्योंकि अगर हम देखें, हम अपने घर में जो बना रहे हैं उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो ताजा कर सकते हैं, बना सकते हैं और खा सकते हैं। लेकिन कुछ काफी हमारे खाद्य पर आजकल के टाइम में खाद्य पदार्थ जो है, जो हम लोग बाहर से लेते हैं, तो वो कैसे सुरक्षित रखें, वो एक विषाक्त नहीं बने, वो कौन-कौन सी क्रियाएं हैं ऐसी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों, खाद्य परिरक्षण का हम देख रहे हैं आज। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये हमने जब इससे पहला जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने फसलों की बात करी थी, उसमें हमने ये देखा था कि फसल जब काट देते हैं तो उसका कैसे हम एक उसको रखते हैं, उनको एक नमी से बचा के, चूहों से बचाने के लिए कि कोई और पशु पक्षी उनको नहीं खाएं। तो हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं कि जो हमने फसल काटी है उसका संरक्षण कैसे कर सके, उसका भंडारण कैसे कर सके। तो अब हम देखते हैं कि ये तो जो हमने बात करी थी ये तब करी थी कि जब वो एक फसल कट गई है और वो कोई ऐसा उसे पकाया वकाया नहीं गया है। लेकिन अगर भोजन हमारा पक गया है घर में, तो उसका कैसे परिरक्षण करें। तो यहाँ एक हम जैसे जानते हैं कि अगर हमने खुले में कोई अपने खाने की वस्तु छोड़ी तो उस पे मक्खी और ये सब बैठ सकते हैं, जिसके कारण वो जो रोगाणु है वो उसके अंदर उन ये जो छोटे छोटे जीव जंतु उस पर बैठते हैं, उसके से वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। और उसके साथ हमने ये भी देखा कि अगर वो चीज नमी में है जैसे ब्रेड, तो जल्दी एक खराब होने के उसके एक चांसेस हो जाते हैं। और ये जो खराब है इसके लिए हम कहते हैं संदूषित। तो ये हमारा जो खाद्य वस्तु है तो वो एक संदूषित हो सकती है। और जब ये कोई एक आपकी खाद्य वस्तु जो है, भोजन जो है, वो संदूषित होता है, वो खराब होने लगता है, तो उसमें से अगर हम देखें एक स्पेशल प्रकार की एक स्मेल सी आने लगती है, दुर्गंध आने लग जाती है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। और दूसरी जो एक और पहचान है कि उसके रंग रूप में भी हमें कुछ एक चेंज देखने को मिलता है, उसमें कुछ ना एक हमें परिवर्तन दिखाई देता है या नहीं है। तो ये देखें तो आपके लिए एक निशानी हो गई कि अगर उसका स्वाद बिगड़ा हुआ है, उसका रंग रूप बदला हुआ है, या उसमें से कोई एक दुर्गंध, एक अलग टाइप की गंध आ रही है, तो आपको वो खाद्य जो पदार्थ है उससे का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अब वो जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब आम, जैसे आप कोई भी फल ला रहे हैं, तो इसमें अभी उन्होंने एक आम से एग्जांपल लिया है कि आम को अगर हमने थोड़े दिन तक नहीं खाया तो वो उसमें हम देखते हैं वो सड़ने लगता है, वो गल जाता है, वो बेकार हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता, हमें फेंकना पड़ता है। लेकिन उसी आम का अगर हम अचार डालें तो अचार से क्या होता है कि वो खराब नहीं होता है और वो संदूषित होने से का बहुत समय के लिए एक वो बच जाता है। तो इसका अर्थ है कि आम को अगर हम का हमें परिरक्षण करना है, उसे बचा कर रखना है, तो हम उसको एक अचार रूप में डाल दें। तो ये अचार में हम ऐसी क्या-क्या चीजें डाल देते हैं, ऐसा क्या-क्या उसमें मिक्स कर देते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी क्रियाएं अगर देखें तो वो एक टाइप से निष्क्रिय हो जाती हैं। उन्हीं के बारे में हम अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो एक आता है रासायनिक उपाय। इसमें क्या होता है कि नमक एवं खाद्य तेल, यहाँ पे ये देख लीजिए, का उपयोग जो होता है ये सूजियों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। कि अगर जैसे हम देखते हैं सरसों का तेल आम के अचार में डाल देते हैं,
और आपने घर पर जरूर सुना होगा कि नमक अच्छी तरीके से डालो। तो नमक जो होता है वो सूक्ष्मजीवों की ग्रोथ को वो एक कंट्रोल करता है, उन्हें नहीं होने देता। तो ये जो नमक और खाद्य तेल है ये एक परिरक्षक का काम करते हैं, एक मतलब कहें एक बॉडीगार्ड का काम करते हैं कि सूक्ष्मजीवों को हम एंटर नहीं होने देंगे। तो तो इसलिए हम ये अपने अचार में ये सब चीजें डालते हैं। बाकी जो मसाले हैं वो स्वाद के लिए होता है, लेकिन मेन तेल होता है कि ये घर में जरूर सुना होगा कि तेल में डूबा होना चाहिए, कि तेल से बाहर आया तो उसमें आपका एक वो जो है स्प्रेड आउट हो सकता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है। तो इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो सोडियम बेंजोएट है, ये केमिकल है, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये भी एक परिरक्षक का काम करते हैं, और जैम एवं स्क्वैश बनाने में हम इन रसायनों का उपयोग करते हैं। तो अगर आप मार्केट से जैम और ये सब चीजें ला रहे हैं तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें नाम पढ़िएगा, ये दोनों नाम जरूर मिलेंगे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये भी अगर कहें तो ये परिरक्षक, जिनको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव का कार्य करते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण जैसे हमने अभी अचार में देखा था, तो यहाँ पे अगर देखें तो सामान्य नमक का उपयोग हम मांस एवं मछली के परिरक्षण में भी करते हैं, और ये काफी समय तक वो रखी रहती हैं। तो अगर आप देखते होंगे कि कुछ चीजें की रेसिपी में ये होता है कि आप थोड़ी समय के लिए नमक लगा के उसे छोड़ दीजिए। तो नमक एक तो वो होता है कि उसका टेस्ट वो होता है, प्लस वो थोड़ा सा ड्राई, और ये जब हो रहा है उसको जब हमने काट के और मसाले मिलाए हैं तो उस पर जो एक सूक्ष्मजीव है वो उतनी देर में कुछ अपना एक्शन नहीं कर पाए, वो एक इनएक्टिव हो जाए, इसलिए और हम नमक लगा के थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं। तो तो यहाँ पे हम जो है मांस और में मछली में क्या होता है, जब हमें थोड़े समय के लिए रखना होता है तो नमक डाल के उनका हम संरक्षण कर सकते हैं। और नमक का उपयोग हम और भी जगह करते हैं, जैसे आंवला, इमली, इनके परिरक्षण में भी हम नमक का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, हम चूरन की बात करते हैं, इमली का चूरन, तो उसमें नमक खूब अच्छा पड़ा होता है, क्योंकि इमली अगर ऐसे रहेगी बाहर खराब हो सकती है, लेकिन जब उसमें नमक ऐड हो गया है तो हम उसका खराब होने से बचा सकते हैं। खराब का अर्थ है कि सूक्ष्मजीवों का जो क्रिया है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीनी भी हमारा एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है, परिरक्षण की तरह काम करती है, और इसमें हम देखते हैं कि जो चीनी है वो खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जब हम चीनी का यूज करते हैं, और फिर वही के जो जीवाणु की वृद्धि को वो नियंत्रित करती है। तो काफी चीजों में हम, इसलिए जब हम जो जैम बनाते हैं उसमें देखिए चीनी बहुत ज्यादा पड़ती है। तेल एवं सिरके द्वारा भी हम एक उनको भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं, और ये भी जो तेल और हमारे जो सिरका है ये जीवाणु इसमें जीवित नहीं रह पाता है। तो हमने अचार में भी तेल और नमक का नाम लिया था, यहाँ पर भी है। और ये आपके सब्जियां हैं, फल है, मछली है, मांस है, इनका परिरक्षण भी हम इस विधि द्वारा कर सकते हैं। और एक और आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है गर्म एवं ठंडा करना। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे दूध होता है, तो हमारे पास जब दूध आता है हम उसे उबाल कर रखते हैं। उसका कारण क्या है? जब हम उबाल देते हैं तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उसको खराब कर सकते हैं, उबालने से वो सब निष्क्रिय हो जाते हैं और पूरे तरीके से नष्ट हो जाते हैं। इस कारण हम दूध को उबाल कर रखते हैं। दूसरा हम एक इसमें प्रोसेस देखते हैं पाश्चरीकरण का। ये पाश्चराइजेशन प्रोसेस क्या है? इसमें करते हैं कि हमारा अगर देखें तो ये दूध में एक पाश्चराइजेशन होता है, लेकिन ये दही और बहुत से हमारी खाद्य चीजें हैं जिनमें हम आजकल ये प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 70 डिग्री सी पर
जो दूध है, अभी हम दूध के पाश्चुराइजीकरण की बात कर रहे हैं, उसको 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। तो देखिए टेम्परेचर यही रखना होता है और 15 से 30 सेकंड हम गर्म करते हैं और फिर देखिए 70 डिग्री पे कितना ज्यादा गर्म होगा, लेकिन उसके बाद 30 सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। तो ऐसा जो हम करते हैं और फिर उसका भंडारण करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं। ये जो क्रिया होती है, यह पाश्चुरीकरण कहलाती है। और इस क्रिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक टाइप से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो दूध जो आपको पैकेट में मिलता है, जैसे आप मदर डेयरी का या आप और किसी ब्रांड का दूध, अमूल का, किसी का लेकर आ रहे हैं, जो प्लास्टिक या बॉटल्स में होता है, वो सारा दूध पाश्चुरीकरण हुआ होता है, पाश्चराइज्ड मिल्क होता है। और ये जो है, ये लुई पाश्चर ने इसके क्रिया को की खोज करी थी, इसलिए इनके नाम पर इस प्रोसेस का नाम पड़ा है। लुई पाश्चर था तो पाश्चुरीकरण, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है। और फिर हम ये देखते हैं कि भंडारण एवं पैकिंग में, तो यहाँ जो होता है, जब हम कोई प्लास्टिक के उसमें पैकेट में जब हम कोई खाद्य चीजें, चाहे ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, कुछ हैं, तो ये हम एक वायु रोधी सील के पैकेट में इनको बेचते हैं। तो वो क्या होता है, वायु रोधी मीन्स वैक्यूम क्रिएटेड। तो अगर उसमें हवा ही नहीं जाएगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे एक तो अंदर नहीं जा पाएंगे, और ऊपर से अगर जो हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको हवा चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा एक विभिन्न विधियों द्वारा हम जो हमारा खाद्य पदार्थ है, उसको हम एक सुरक्षित रख सकते हैं। तो टाइम है आज के थोड़े नोट्स देखने का। तो बच्चों, आपसे अगर परिरक्षक के बारे में लिखना हो आपको, तो वे खाद्य पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में सहायक होते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं। और ये उनके मैंने आपको नाम दे दिए, तो आप ये नोट कर सकते हैं। फिर परिरक्षण में चीनी कैसे कार्य करती है? चीनी खाद्य पदार्थ की नमी में कमी लाती है तथा संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रित करती है। इस प्रकार चीनी खाद्य पदार्थ का परिरक्षण करने में सहायक होती है। तो ये क्योंकि चीनी का पूरा प्रोसेस आपके बुक में समझा रखा था, तो मुझे लगा कि आपको इसका एक प्रॉपर नोट फॉर्म में दे दूं कि कैसे चीनी हमारा है वो एक परिरक्षण में सहायक होती है। फिर पाश्चुरीकरण का आपसे याद रखिए, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, बहुत इसका बारे में पूछा जाता है। तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रक्रिया में खाद्य वस्तु जैसे दूध आदि को, और इसमें आप दही भी लिख सकते हैं, और भी हमारे बहुत से पाश्चराइज्ड फूड अब आने लग गए हैं। तो लेकिन आपके बुक में दूध का ही एग्जाम्पल है, तो उसको ही लेकर चल रहे हैं। तो उसमें को 70 डिग्री सी पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो ये आप, मैं कहूंगी इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डेफिनेशन। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कैसे हमारा जो एक खाद्य वस्तु हैं, उनको हम एक सुरक्षित रख सकते हैं, उनमें कोई आपके सूक्ष्मजीव डेवलप नहीं हो, उनको विषाक्त नहीं बना सके, और बहुत समय तक हम उनको यूज कर सके, वो आज हमने समझा। और जैसे दूध का हमने देखा, पाश्चुरीकरण से हम, नहीं तो दूध ऐसी चीज है, आप घर पे भी आपका अगर 1 लीटर 2 लीटर दूध आता है, और 1 घंटे अगर आपने उसको उबाला नहीं, तो आपका खराब हो सकता है। तो मार्केट में कहाँ से आया है, देखिए कहाँ वो तबेलों से आता है, और फिर हम कितने समय तक वो हमारे तक पहुंचता है। तो इसलिए पाश्चुरीकरण उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे काफी समय तक वो दूध एक हमारे कहीं उसको यूज करने के, उसको एक हम उसको अपने उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए पाश्चुरीकरण दूध में एक बहुत ज्यादा चलता है। तो ये हमारा आज का सेशन था। नेक्स्ट सेशन में नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, और नाइट्रोजन का हम कई बार हमने अपने चैप्टर में बात करी है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।